का शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के दोनों जवान बिहार के रहने वाले थे। हालांकि जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 आतंकियों को मार भी गिराया। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? धोखे से हमला किए हो फिर तो जान जाएगी। उन्हीं कायरों की तलाश हो रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। बावजूद इसके तलाशी जारी है ताकि कोई भी हमलावर आतंकी बच के ना जा सके। आपको बता दें कि जिस आतंकी को सबसे पहले ढेर किया गया वो सेब के पेड़ पर चढ़ा था। एक मिलिटेंट जो था वो सेब के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वहां से उसने फिर से फोर्सेज को फायर किया। फोर्सेज ने उसको न्यूट्रलाइज किया। मारे गए आतंकियों से AK-47 बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी शामिल थे। हालांकि आतंकियों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। जो मिलिटेंट मरा है उससे भारी मात्रा में जो है वो वेपन और बाकी दूसरे सामान जो है वो रिकवर हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन अभी बाद में करेंगे। बता दें कि सोमवार सुबह आतंकियों ने बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ और पुलिस की एक संयुक्त नाका पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ के 2 जवान और एक पुलिस अफसर को गोली लगी। गोली लगने से जख्मी हुए जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। 2 से 3 मिलिटेंट्स ने अटैक किया और चूंकि जो पार्टी उतरी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। लेफ्ट, राइट और सेंटर में जो लड़के खड़े थे उनके ऊपर अटैक हुआ था। 4 दिन में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की ये दूसरी घटना है। 14 अगस्त को नौगांव में आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं। हालांकि कश्मीर के IG विजय कुमार ने आतंकियों को करारा जवाब देने का ऐलान किया है। 14 को हुआ था श्रीनगर में, नौगांव में बाईपास में। ओके। आज ये दूसरा अटैक है। अब 4 दिन में 2 अटैक हुआ, लेकिन हम लोग इसका मुंह तो जवाब देंगे। हम लोग अपना शरीर चेंज कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी एक बार फिर बारामूला में हुए आतंकी हमले का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ा और उस पर कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिशें करता है, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही पाक प्रशिक्षित आतंकी घाटी को दहलाने की फिराक में थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की चौकसी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बौखलाए आतंकी अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जहानाबाद के रतनी प्रखंड के आयरा गांव के रहने वाले लव कुश शर्मा इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। शहादत की खबर मिलते ही आसपास के गांव से भी लोग शहीद के परिवार के दुख को बांटने पहुंच गए। शहीद जवान लव कुश शर्मा की पत्नी बार बार बेसुध हो रही है। बीच में फोन पे बात वगैरह होती थी। हाँ, कल रात 10 साढ़े 10 में बात हो लगे। क्या बात हुई थी? की ठीक है, कल की मम्मी पापा टिकट करी किया थे, कब से कहीं मम्मी की तबीयत ठीक है, भोरे बात कर रही है दोनों से। तो अभी क्या आप चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? वो लड़का है, वो लड़की है, उन लोग का अभी कौन है? हमारा तो कोई है नहीं। वो बड़ा भाई तो पहले एक्सपायर कर 1 महीना पहले। हम एक लड़का सहारा था, वो भी चला गया। हम तो पूरा टूट गए हैं। अभी बोलने की मुद्दा भी नहीं है। क्या करें? उनका बच्चा भी है अभी। किनका? उनका बच्चा भी है। एक लड़का है ना 7 साल का, एक लड़की है 3 साल की। बारामूला में हुए आतंकवादी हमले की टीस सासाराम भी पहुंची। विक्रमगंज के घोसिया कला के रहने वाले सीआरपीएफ जवान खुर्शीद खान इस आतंकी हमले में शहीद हो गए।
शहीद होने की खबर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। भाई बहन भी बेसुध हो गए। बारामूला में गश्ती के दौरान हुए आतंकी हमले में बिहार के सपूत शहीद हुए हैं। हम तो 9:30 बजे बात भी किए, 7 बजे भी बात किए, फ़ोन से अच्छी से बात हुई। फिर उसके बाद हमें 11 बजे मैसेज मिला, वहाँ से फ़ोन आया कि आपका भाई शहीद हो गया। फिर अभी कंट्रोल रूम से भी फ़ोन आया, थाना से आया था कि वो मैंने शहीद हो गया। हम लोग राकेश अस्थाना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना 1984 बैच के तेज तर्रार पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले राकेश अस्थाना ने अपनी स्कूली शिक्षा नेतरहाट स्कूल से की। अस्थाना सीबीआई से लंबे समय तक जुड़े भी रहे। उन्होंने लालू प्रसाद से जुड़े चारा केस की भी जांच की। इसके अलावा राकेश अस्थाना सिविल एविएशन के डीजी भी रह चुके हैं। साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी डीजी रह चुके हैं राकेश अस्थाना। और अब बात सियासत की। बिहार में चुनावी मौसम है, लिहाजा चुनावों से पहले पाला बदलने का खेल भी जारी है। 11 साल बाद श्याम रजक ने एक बार फिर पलटी मारी और आरजेडी का दामन थाम लिया। पाला बदलते श्याम रजक के सुर भी बदल गए। पटना का आरजेडी दफ्तर अरसे बाद सुर्खियों में आया, क्योंकि मौका पार्टी के पुराने सिपहसालार श्याम रजक की घर वापसी का जो था। 11 साल बाद लालू के श्याम ने राजद का दामन थाम लिया। पार्टी नेता तेजस्वी यादव से गुफ्तगू करते और मुस्कुराते श्याम रजक ने विधानसभा चुनाव के ऐन पहले पासा बदल लिया। सियासत के अपने पुराने घर में वापसी कर ली तो सुर भी अचानक से बदल गए और तेवर भी। तभी तो सीधे जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आंकड़ों के जरिए जोरदार वार कर दिया। विकास का वही हिस्सा है, बात करते हैं बड़ी बड़ी बात, बजट बनता है 2 लाख करोड़ की बात करते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%, क्या हो रहा है? तो आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 1700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%। तो ये क्या दर्शाता है? वैसे सियासत में लंबी पारी खेल चुके श्याम रजक का कॉन्फिडेंस लेवल भी आज देखने लायक था। फुलवारी शरीफ जहां से वो आते हैं, चुनाव लड़ने को लेकर उस सीट पर देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। मैं वहां दल नहीं, श्याम रजक लड़ता है, इसलिए मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं था कि मैं किस दल से लड़ रहा हूं। मैं तो नीतीश कुमार जी के साथ जनता दल यू और बीजेपी का गठबंधन था, तब मैं वहां जीता था। राजद उस समय मेरे खिलाफ था। सालों बाद श्याम रजक की पार्टी में वापसी से तेजस्वी भी खुश दिखे। हालांकि अपने सियासी चाचा नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करने में पीछे नहीं रहे। अपने इच्छा से माननीय श्याम रजक जी जो है, इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। नाराजगी जो है सत्ताधारी दलों में है। जो व्यक्ति ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। अब श्याम रजक चाहे जो कह लें और तेजस्वी चाहे जो दलीलें दे दे, लेकिन सच तो यह है कि श्याम रजक जिस विधानसभा क्षेत्र फुलवारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो राजधानी से सटा मुस्लिम बहुल इलाका है। तो क्या रजक को इस बात का डर सता रहा था कि जेडीयू के साथ रहने पर माइनॉरिटी वोट नहीं मिलेगा? वैसे पाला बदलने में माहिर श्याम रजक का ये कदम उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि 11 सालों के साथ रहने के बाद जेडीयू के श्याम रजक ने चुनाव से ठीक पहले आखिर पलटी क्यों मारी। समझते हैं हम। श्याम रजक को इस बार टिकट कटने का शायद डर सता रहा था और यह कहा जा रहा है कि पाला बदलकर श्याम रजक ने अपनी सीट को सेव करने की कोशिश की है। वही देखिए, फुलवारी शरीफ जो सीट है, वहां दलित, मुस्लिम और यादव का वोट यहां निर्णायक होता है और यहीं से चुनाव जीतते हैं वो। 11 साल पहले भी
श्याम रजक जो है आरजेडी के साथ थे और एक बार फिर अब आरजेडी में ही लौटे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चुनाव का नफा नुकसान सिर्फ एक सीट तक ही सीमित रहेगा। दरअसल बिहार में तकरीबन 16% आबादी दलितों की है और हर लोकसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाता है। सीएम नीतीश कुमार का फोकस भी दलित उत्थान पर रहा है। नीतीश ने दलित समुदाय की 22 जातियों को इनमें से 21 को महादलित घोषित किया है और जीतन राम मांझी के भी जेडीयू में जाने की अटकलें तेज है, क्योंकि जीतन राम मांझी को महादलित चेहरा कहा जाता है, बड़ा चेहरा माना जाता है। श्याम रजक आरजेडी में शामिल तो हुए, लालू की पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 3 विधायकों ने जेडीयू की सदस्यता ली। ये विधायक हैं महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और अशोक कुशवाहा, जबकि एक और विधायक फराज फातमी भी जल्द ही जेडीयू में शामिल होंगे। दिल्ली में होने की वजह से फराज आज सदस्यता नहीं ले पाए। विधायक पहले से ही खुलकर ये वो विधायक है जो आरजेडी के नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और पार्टी बदलने के बाद एक बार फिर आरजेडी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में जो कुरीतियां चल पड़ी थी, जो परिवार की पार्टी बनकर के रह गई थी, उस पार्टी में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। आज बिहार के एक एक घर में बिजली लग गई है, हर एक गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है। ऐसा बिहार में न तो कभी हुआ और आगे होने की कोई उम्मीद दूसरे नेता से नहीं है। मैं 3 बार एमएलए भी बनी, लेकिन जब ये जो चुनाव हुआ आपका 2015 का, उसके बाद से लगा नहीं कि मैं इस पार्टी की एमएलए हूँ और हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया गया। लेकिन मित्रों, जो कुशवाहा समाज के हिस्सेदार थे, जो नीतीश कुमार जी ने दिया, वो किसी दल ने नहीं दिया। अभी जो 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी को 100 सीट पर चुनाव लड़े थे, कुशवाहा समाज की आबादी 8-9% है और टिकट कितना दिया? 15 टिकट, यानी 15%। लोकसभा के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन कुशवाहा को कितना टिकट दिया? 3, यानी कि करीब करीब 20%। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 15 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसलिए ये लोग अपने नेता के साथ आए हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है। ये एक अपने आप में स्वतः की क्रिया, इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूं। और देखिए, इसे भी समझना जरूरी है कि आरजेडी के 3 विधायकों के जेडीयू में शामिल होने से सियासत पर आखिर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, श्याम रजक के बदले जेडीयू ने 3 विधायकों को शामिल करा। एक ही दिन शामिल कराकर जेडीयू ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू ने आरजेडी को अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर दी है। इधर आरजेडी पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनेगा, क्योंकि 3 उसके विधायक इधर आ रहे हैं। जेडीयू ने सोशल इंजीनियरिंग को भी एक बार फिर से साधा, यानी आप 1 तोड़ेंगे तो हम आपके 3 लाएंगे, 3 नहीं अब तो 4 होने वाले हैं, और शायद यही मैसेज जेडीयू ने दिया है। बढ़ते आगे, झारखंड में आज होने वाले 6 पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन टल गया। तकनीकी कारणों से अब कल उद्घाटन होगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन से सीएम आज ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले थे। अब कल मुख्यमंत्री जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, सरिया और जमुआ ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ करेंगे। इन ग्रिड के शुरू होने के साथ ही गढ़वा में झारखंड की बिजली मिलने लगेगी। अब तक गढ़वा को उत्तर प्रदेश के केशव नगर और रेहन से बिजली मिलती है। ग्रिड बनेगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन अभी इतने से काम नहीं, इसमें अभी बहुत काम करना बाकी है। ये तो बस शुरुआत है। अभी हम लोग और भी चीजें बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं कि बिजली के क्षेत्र में जो बहुत दिक्कतों का सामना ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ता है, विशेषकर उनके लिए हम लोग काफी गंभीरता से कार्य योजना तैयार। और आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस पावर ग्रिड से झारखंड को क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, बिजली के मामले में झारखंड और मजबूत होगा। ये पावर ग्रिड बनेंगे तो झारखंड और मजबूत होगा। कोयलांचल इलाके को बड़ा फायदा मिलेगा इन ग्रिड के लग जाने से। वहीं दूसरे राज्यों पर जो निर्भरता अभी झारखंड की है वो कम हो जाएगी, यानी हम दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहेंगे बिजली को लेकर।
कई इलाकों को अब जो है वो 24 घंटे बिजली मिलेगी। जो निर्बाध आपूर्ति है वो 24 घंटे रहेगी बिजली की। वहीं वोल्टेज से भी, जो लो वोल्टेज होती है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। झारखंड में निजी क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, इसे लेकर और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे